हेलो एवरीवन, आप सभी के इंजीनियर्स पॉइंट झांसी में मैं अरुण झा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर 2 में हम लोगों ने 52 तक लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में 53 से क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। आपको एक एक क्वेश्चन अच्छा समझने आने वाला है और डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्जाम इजीली इन अ सिंपल वे ऑफ यूपीपीसीएल जेईई एग्जाम। तो दोस्तों बने रहिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते रहिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है 53। क्वेश्चन में बोला गया है लैचिंग करंट ऑफ द एससीआर इज 100 मिली एम्पियर, डीसी सोर्स ऑफ द 200 वोल्ट ऑल्सो कनेक्टेड टू एससीआर। देखिए, मैं इसका एक सर्किट डिजाइन कर देता हूँ आपके सामने। सर्किट किस प्रकार का होगा, ये आपके पास एससीआर है, थायरिस्टर बना हुआ है और एक आरएल लोड यहाँ पे हमें लगा दिया गया है। प्लस माइनस यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई है जिसकी वैल्यू है 200 वोल्ट। कितनी वैल्यू है? 200 वोल्ट। इसकी वैल्यू 200 वोल्ट आपको दी गई है। इसमें दिया जाने वाला करंट है आपके पास है 100 मिली एम्पियर। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये आरएल लोड है आपके पास। तो आपसे बोला है मिनिमम बिट्स ऑफ द गेट पल्स। मिनिमम बिट ऑफ द गेट पल्स आपसे पूछी गई है। चलिए हम लोग इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे, जब भी हम इसमें एक लूप लगाएंगे यानी कि एससीआर कंडक्ट करेगा, जैसी पॉजिटिव साइकिल देंगे तो यहाँ पे V इक्वस टू आपके पास आएगा IR प्लस L DI/dt। तो जब हम इसका लाप्लास लेंगे, आप लोग केयर करेंगे इस बात का, जब हम इसका लाप्लास लेंगे तो यहाँ पर B की वैल्यू आपको VS लिख देंगे यानी कि VS/S। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास IS इन प्लस R और प्लस यहाँ पर देखिए ये तो हो गया। इसमें कैंसिल करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे नॉर्मल में BS लिख दूंगा। BS जो भी वोल्टेज दिया है फिर उसका हम लोग स्टेप सिग्नल ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनने वाली है, VS इक्वस टू IS और ब्रैकेट में R प्लस L S। ठीक है, R प्लस LS, LDI/dt को LS लिख देंगे। तो BS अपॉन IS, यहाँ पर अपन को BS दिया गया कितना, 200 वोल्ट। IS नीचे लाएंगे, दैट मीन्स 100 इंटू 10⁻³ ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, R प्लस LS, R प्लस LS। तो 100 से कैंसिल होगा, 2 -3 ऊपर जाएगा तो 2000 बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 2000 इक्वस टू R प्लस LS। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 2000 इक्वस टू R प्लस LS। S को हम लोग लिख सकते हैं j⍵। तो यहाँ पर ये अपने पास यहाँ पे बन जाएगा 2000 प्लस R प्लस j⍵L यहाँ पर इतना बन जाएगा। चलिए ये अपने पास बन गया। तो मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ नोट करते जाना। 2000 इक्वस टू R प्लस j⍵L यहाँ पे जब हो गया तो R की वैल्यू यहाँ पे हमको दी गई है 20, j⍵L की वैल्यू कितनी दे दी, L की वैल्यू दे दी है 0.2। ये 0.2 दे दिया। ठीक है, इसमें से हम कैंसिल कॉमन ले सकते हैं, जितना भी हमारे पास कॉमन आ जाए। हम लोग इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे 2 कॉमन लेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स 1000 बचेगा। यहाँ पे आपका 10 बचेगा और ये आपका बचेगा J 0.1 ओमेगा। तो हम लोग इसमें इसका अंडर रूट कर देंगे। ये 1000 है तो 10⁻6 बन जाएगा इक्वस टू यहाँ पर आएगा आपका 100 और ये आ जाएगा आपका 0.02 ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको लिख देंगे। तो ये 10 लाख में से लगभग 100 चले गए, तो हम लोग इसे लगभग ऐसा मान लेंगे, लगभग 10 लाख ही इक्विवेलेंट कर देंगे। 10⁻6 का मतलब क्या हो गया, 10 लाख। ये आपका 100, 10 लाख में से 100 गए तो आपका कितना बचा, आपका 10 लाख में से इसमें 9 लाख है ना, 99,900 करके कुछ बचा। तो हम लोग इसको 10 लाख ही लिखा रहने देते। तो 10 लाख इक्वल्स टू 0.02 ओमेगा स्क्वायर आप यहाँ पे करेंगे। ध्यान देंगे, है ना, 0.1, सॉरी इधर पे क्या होगा 0.01, सॉरी 0.1 था। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ गया, 10⁻6। ध्यान देंगे यहाँ पे दोस्तों कितना होगा, 10⁻6 था। यहाँ पे लगभग हम इक्विवेलेंट ले लेंगे 0.01 ओमेगा स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻6, है ना, इतना लिख सकते हैं। तो ओमेगा से ही कैंसिल होगा तो ओमेगा अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻3, 10 इंटू 10⁻3। चूँकि आपको ऑप्शन माइक्रो सेकेंड में दिया गया यानी कि 10⁻4 तो यही हो गया। और 10⁻4 को हम लोग लिख सकते हैं अगर माइक्रो सेकेंड में लिखना तो 100 इंटू 10⁻6, सॉरी 100 इंटू 10⁻, यस इतना लिख सकते हैं। ये आपका कितना चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10⁻4 हो गया, 1 मिनट। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास ओमेगा आ गया।
यहाँ पे आपको क्या मिला, ओमेगा इक्वस टू, जो हमें मिल गया है वो मैं लिख देता हूँ, ओमेगा इक्वस टू आपको मिल गया है 10⁴, जबकि हमें इसमें पूछा है टाइम, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई, तो हमसे तो पूछा है इसमें मिनिमम बिट्स रिक्वायर, मिनिमम बिट्स की बात कर दी गई, ध्यान देंगे। तो टी इक्वस टू दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/ओमेगा, यानी कि 1/10⁴, तो 10⁻⁴ हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 100 × 10⁻⁻6, यानी कि 100 माइक्रोसेकंड समथिंग, इट इज़ योर आंसर। तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे 100 माइक्रोसेकंड ये आ गया आपके पास, आप ऑप्शन देखेंगे 100.5 आपको दिया गया है। अब एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसमें 100 माइनस नहीं किया था, उसे इक्विवेलेंट मान लिया था, आपका इक्विवेलेंट आंसर चेक करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन 3 विल भी करेक्ट। देखिए कितनी आसानी से हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। जो लोग ध्यान से समझ रहे हैं उनके लिए वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग कंटिन्यूस नहीं देख रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं। तो ध्यान से आप लोग समझेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात कर दी, स्टेटर एंड रोटर फील्ड रोटेट साइमल्टेनियसली इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर, कह रहे किस मोटर में रोटर की स्पीड और स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड साइमल्टेनियसली एक साथ काम करती है। तो दोस्तों जो सिंक्रोनस मोटर होती है, हमें यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर के रोटर वाले पार्ट में अलग से डीसी देना पड़ता है इसे रोटेट कराने के लिए, और ऊपर से सब लोग को हमें इसमें देना पड़ता है एसी, इसमें ऊपर देना पड़ता है एसी। तो जब ऊपर देते हैं तो स्टेटर वाइंडिंग में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। जबकि इसका जो रोटर होता है एक ये परमानेंट मैग्नेट का बना होता है, लेकिन जैसे ही डीसी देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट हो जाता है और उसमें इसके पोल्स में पोलैरिटी आ जाती है, और रोटर की स्पीड एनआर बराबर क्या हो जाता है, एनएस हो जाता है, यानी कि रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती है। तो किस मोटर में होता है, ये होता है आपका सिंक्रोनस मोटर में। किस में होता है, ये सिंक्रोनस मोटर में। तो कभी भी आपके सिंक्रोनस शब्द का मतलब ही होता है इक्वल टाइम, इक्वल टाइम्स मीन साइमल्टेनियसली एक साथ जो काम कर रही है, दैट मीन्स ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द एडी करंट लॉस डिपेंड ऑन, एडी करंट किस पे निर्भर करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपने पास दो प्रकार के लॉस होते हैं जिन्हें आयरन लॉस कहते हैं, एक कॉपर लॉस। आयरन लॉस अपने पास दो प्रकार के होते हैं, हिस्टेरेसिस और एडी करंट। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस की, तो पीएच बराबर होता है KH बी की पावर स्टीनमींज कांस्टेंट ऊपर ले लेते, एक्स हम लोग बना देते हैं, और एफ। अगर एडी करंट लॉस की बात करते हैं तो P इक्वल्स टू आ जाता है KE बी की पावर स्क्वायर एफ स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द एडी करंट लॉस। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एडी करंट लॉस की। तो एडी करंट लॉस में अगर अपन लोग देखें तो एडी करंट लॉस निर्भर कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर भी, प्लस डेंसिटी पर भी और थिकनेस पर भी। दैट मीन्स ऑल ऑफ द आंसर इज करेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इज ऑल ऑफ दिस। ओके, तो आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा जिस कॉन्सेप्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बेटा हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में बात करते तो यहाँ पे तुम्हारा फ्लक्स का डेंसिटी होता और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, थिकनेस नहीं होता, विच इज़ डिपेंड ऑन द ऑप्शन। तो आपको जो भी ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार हम लोग टिक लगा देंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल अ 3 फेज सिंक्रोनस मशीन वर्क एज अ कैपेसिटर। तो 3 फेज सिंक्रोनस मशीन है और ये कैपेसिटर की तरह किस कंडीशन में काम करेगी। तो ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, उसको आप देख लें, ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड को। खैर हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं। तो जब भी सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है पावर फैक्टर पर, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट मैं दे देता हूँ जनरेटर को और इस साइड का पार्ट दे देता हूँ मोटर को। ये एक जनरेटर हो गया, एक मोटर हो गया। जनरेटर में अगर हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ओवर एक्साइटेड होगा और नीचे अंडर एक्साइटेड होगा, जबकि मशीन की बात करेंगे मोटर की तो ये ऊपर अंडर एक्साइटेड होगा और नीचे आपका ओवर एक्साइटेड होगा। तो जहाँ पर अगर जनरेटर एक्शन में बात कर रहे हैं तो ओवर एक्साइटेड में पावर फैक्टर बढ़ता है, पावर फैक्टर क्या होता, बढ़ता है, जबकि इस स्थिति में पावर फैक्टर कैसा होगा, पावर फैक्टर नीचे डिक्रीज होगा। जबकि मोटर में अंडर एक्साइटेड में पावर फैक्टर आपका डिक्रीज कर जाएगा और ओवर एक्साइटेड में नीचे पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, मतलब एक दूसरे में अपोजिट कंडीशन है। खैर यहाँ पे पूछा है सिंक्रोनस मशीन वर्क एज अ कैपेसिटर, तो जनरेटर एक्शन में या तो हम रोटर वाले पार्ट में कोई डीसी सप्लाई दें या कैपेसिटर से उसे कनेक्ट कर दें। तो कैपेसिटर से कनेक्ट करने का मतलब ही है वो ओवर एक्साइटेड हम उसे करना चाहते हैं, क्योंकि डीसी मशीन ये जो डीसी हम लोग ऑपरेट करा रहे हैं डीसी पे सिंक्रोनस को नॉर्मली एक्साइटेड देके एक्साइटेड करके, तो ये इसे एकदम से ओवर एक्साइटेड करना है, क्योंकि इसमें रोटर परमानेंट मैग्नेट का है
और इस परमानेंट मैग्नेट को हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट करना है। तो आंसर जब भी कैपेसिटर पूछेगा कि भैया 3 फेज मशीन कैपेसिटर की तरह कब काम करेगी, तो इसे ओवर एक्साइटेड करना पड़ेगा। दैट मीन्स ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं यहाँ पे करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिज्म टाइप द एटम आर अलाइन इन पैरेलल मैग्नेटिक मूवमेंट। तो देखिए दोस्तों, एक एंटी पैरेलल डायरेक्शन होता है, एक पैरेलल डायरेक्शन होता है। एंटी पैरेलल डायरेक्शन होता है उसे बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसमें बोला है आर अलाइंड इन पैरेलल मैग्नेटिक मूवमेंट्स। तो पैरेलल मैग्नेटिक मूवमेंट्स उसी में होगा जो एक प्योर आयरन की तरह काम करे, और जो प्योर आयरन की तरह काम करेगा यानी कि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा। कैसा होगा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिज्म इसका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। देखिए कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। तो आसानी से यूपी पीसीएल में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आप लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इनको क्लियर करते जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा, बात करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ द ट्रू पावर इज 120 वाट द पावर फैक्टर इज 0.68। अपरेंट पावर पूछा है। आपको मैं एक आइडिया दे दूँ कि हमारे पास S इक्वस टू होता है VI, इसे बोलते हैं अपरेंट पावर। P इक्वस टू होता है VI cos फाई, ये होता है ट्रू पावर। और एक होता है Q इक्वस टू VI साइन फाई, VI साइन फाई, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पावर या फिर रिएक्टिव पावर। क्लियर? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे VI को मैंने S लिखा, तो मैं लिख सकता हूँ P बराबर S इंटू कॉस फाई या कॉस थीटा, जो भी है। तो VI आपका S है यानी कि अपरेंट पावर, S को हम लोग क्या बोले? अपरेंट पावर। P को क्या बोले? ट्रू पावर। पावर फैक्टर क्या है? कॉस थीटा। तो ट्रू पावर अपने पास 120 है, S आपके पास होता है अपरेंट पावर, दैट मीन्स दिस इज S। पावर फैक्टर आपको 0.68 दिया गया है। तो अगर मैं 0.68 से डिवाइड कर दूं 120 में डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा आंसर 176.47, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 59 द कैंडल पावर इज 45 कैंडला। 45 कैंडला दिया है। हाउ मच फ्लस्क विल बी एमिटेड बाय द सोर्स। कितना फ्लस्क एमिटेड होगा इस सोर्स के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं। इसमें पूछा है हाउ मच फ्लस्क विल बी एमिटेड बाय द सोर्स। हाउ मच सोर्स के द्वारा। तो देखिए जो भी सोर्स होगी, इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन है। इल्यूमिनेशन में आपसे पूछा गया ल्यूमेन इंटेंसिटी आपसे पूछ लेते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स पूछ लेते, ल्यूमेन पूछ लेते। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? तो हाउ मच फ्लक्स पूछा गया, तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है कैंडल पावर का, P इक्वस टू, यानी कैंडल पावर इक्वस टू फ्लक्स जनरेटेड बाय द सोर्स, अपॉन 12.56 समथिंग। यहाँ पे इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ये हमेशा फॉर्मूला लगाना, कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे P की वैल्यू दी गई आपको 45, तो यहाँ पे हम रख देंगे कि 45 और ये 12.56 का मल्टीप्लाई आएगा तो फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही फ्लक्स जनरेट इसका आप मल्टीप्लाई करिए तो समथिंग आपको मिल जाएगा 565 के समथिंग, 565 के समथिंग। तो इसमें ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये वैल्यू को 12.56। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सोनी पेन ड्राइव इज 16 GB। व्हाट इज द G मीन्स? तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि एक होता है 1 किलोबाइट, एक 1 मेगाबाइट, एक 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, 1 पेटाबाइट। ठीक है, 1 किलोबाइट का मीन्स होता है 2 की पावर 10, 1 मेगाबाइट होता है 2 की पावर 20, 1 GB होता है गीगाबाइट 1 2 की पावर 30, टेराबाइट होता है 2 की पावर 40 और पेटाबाइट होता है 2 की पावर 50। खैर यहाँ पे तो आपसे पूछा है किलोबाइट, सॉरी 1 GB पूछा है। GB मतलब 1 GB पूछा है, 1 GB का मतलब कितना हो गया? 2 की पावर 30। ऐसा आप लोग बोल सकते हो ना, 2 की पावर 30। और 2 की पावर 30 को अब इसमें से क्या बोल सकते हैं? ध्यान से देखेंगे। देखिए मैंने बोला 1 GB का मतलब 2 की पावर 30 है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 की पावर अगर मैंने 30 लिखा तो इसमें सब किलो टेरा पेटा ऐसे करके दिया। इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 20। तो 2 की पावर 20, 2 की पावर 10 होता है 1024 और 2 की पावर 20 होता है आपके पास मेगाबाइट। बोला ना 2 की पावर 20 तो मेगाबाइट, यानी 1024 के फॉर्म में दिया है तो 1024 मैंने लिख दिया अलग से 2 की पावर 10 और 2 की पावर 20 मेगाबाइट, यानी कि 1024 मेगाबाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट।
इस तरीके से हो गया। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आगे बोला है ओवरलोड रिले आर ऑफ। ओवरलोड रिले कैसी होती है? तो ओवरलोड रिले जो होती हैं वो ज़्यादातर एमसीबी वगैरह में, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, प्लांट में मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है एमसीबी सर्किट में, सर्किट के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे थर्मल टाइप भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है, सॉलिड स्टेट, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते ज़्यादातर ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 62। अ थर्मल प्रोटेक्शन स्विच कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट। कि थर्मल प्रोटेक्शन करना है किसी भी स्विच को, अगर हमें हीट से बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मली आप हीट सिंक लगाएंगे, और हीट सिंक लगाएंगे तो इससे ओवरलोड होने से बच जाएगा। तो कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट, अगर ओवरलोड ना हो जाए, ओवरलोड से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग थर्मल प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, ओवरलोड से बचाने के लिए, यानी कि हीट को मैनेज करते। ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। पावर सिस्टम का बेसिक सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द केबल एंड कैपेसिटेंस? लेंथ ऑफ द केबल एंड कैपेसिटेंस की बात कर दी गई। अपने पास कोई भी केबल है, ठीक है, तो आपको पता है सी बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी क्या होता है? प्लेटों के बीच की दूरी, यानी कि ये डिस्टेंस डी होता है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है आपके पास, एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। डिस्टेंस क्या हो गया? ये जो प्लेट है जिसके कैपेसिटेंस जनरेट होगा, ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है वो बी होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए की जगह एल इंटू बी अपॉन डी, है ना। कई लोग एक्स भी बोल देते, तो सी इज प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कैपेसिटेंस इसकी लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बस केबल की लेंथ और कैपेसिटेंस पूछा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए कई लोग क्या करते हैं, डी को मान लेते तो इन्वर्सली कर देते, इनडायरेक्टली जो यहाँ पे लगाया ना, इनडायरेक्टली कर देते, यानी कि गलत कर देते क्वेश्चन को। जबकि ऐसा नहीं है, उसमें डिस्टेंस, प्लेटों के बीच की दूरी नहीं पूछी, दो वायर के बीच की दूरी नहीं पूछी, उसमें केबल की लेंथ पूछी, जो कि किसी एरिया में लेंथ मिलती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर है? ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। चलिए, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ इंडिया बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कई बार बैचेस में इसको बताया भी हुआ भी है। 4760 मेगावाट, ठीक है। सबसे बड़े तापीय ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है? 4760 मेगावाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पे सेट पेपर और सॉल्व करवाए हैं, जिसमें इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं कि सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है। ये भी इस टाइप के क्वेश्चन जी के मैं भी इसमें कुछ वीडियोज़ डाले हैं, उसमें मैंने आपको दिया हुआ है। चलिए हम लोग तो इस पर आगे चर्चा कर रहे हैं। व्हाट इज द मोस्ट सुइटेबल मेथड टू टर्न ऑन द SCR डिवाइस अमंग द फॉलोइंग? तो सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है कि SCR को अपन को कंडक्ट कराना है? आपको पता है SCR को कंडक्ट कराना है तो सबसे पहले होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फिर होता है आपके, है ना, सबसे पहले होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पहला, फिर दूसरा आपका होता है फिर फॉरवर्ड फिर से देते तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और तीसरा होता है फिर से रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ये 3 मोड होते हैं। तो SCR जो इस तरीके का हमारा कनेक्शन होता है एनोड कैथोड के बीच, जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव देते तो सबसे पहले ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है। लेकिन जैसे ही हम गेट ट्रिगर करते हैं, जिस तरीके से तुरंत गेट ट्रिगर करते हैं, तुरंत ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लॉकिंग मोड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी क्या देने पर? गेट ट्रिगरिंग देने पर। गेट ट्रिगरिंग देने पर तो आंसर कौन सा सही होगा? गेट ट्रिगरिंग। मोस्ट सुइटेबल पूछा है दोस्तों। वैसे तो फॉरवर्ड ट्रिगरिंग भी सही है, टेम्परेचर ट्रिगरिंग भी सही है, सभी सही है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है? गेट। क्योंकि गेट का यूज ही हम इसलिए करते कि जैसे ही गेट देंगे तुरंत ट्रिगर कर जाएगा। वैसे ही आपका जो होल्डिंग करंट है चेंज होके पहुंच जाएगा लैचिंग करंट तक, तो होल्डिंग लैचिंग पे पहुंच जाएगा, डिवाइस टर्न ऑन आपकी हो जाएगी। क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर AF2? तो AF2 को डेसिमल के फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों कोई भी नंबर लिखा है AF2, डेसिमल में आपको लिखना है। किसी भी नंबर को डेसिमल में लिखना है तो इसके बेस से इसमें गुणा कर दो। जैसे ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका बेस जो होगा, इसका बेस होगा 16, तो 16 की पावर 0 इंटू 16 की पावर 1 इंटू 16 की पावर 2 यहाँ पे हम लोग कर देंगे। तो आपको पता है 16 का स्क्वायर होता है 256, एक में गुणा करेंगे, एक का मतलब होता है 10, तो 2560 ये आया, प्लस 16 इंटू एफ में एफ का मतलब होता है 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 160 का आप 15 में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 240 प्लस 16 की पावर 0 होता है 1 और 2 में कर देंगे तो ये आ गया 2। अब 2560 और 240, 40 जोड़ेंगे 2600, 200, 2700, 2800 हो जाएगा, 2802, यानी कि 2802 आप ऐड करने पर आपको ये मिलेगा। चेक कर लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आपका।
देखिए आपके सामने मैंने इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, पेपर को सॉल्व करता जा रहा हूँ। जो लोग सिंसियर वे में इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया समझ में आने वाला होगा। ये पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी पोर्शन जो इसमें दिया है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। नेक्स्ट मैं बात कर दूँ, व्हाट इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द लीड बिलो विच इट्स सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर बताना है जिसके पहले कोई भी जो कंडक्टर होता है वो सुपर कंडक्टिविटी देता है, यानी कि जब वो सुपर कंडक्टिविटी देता है उसमें रेजिस्टेंस शून्य होगा और वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह भी कार्य करेगा। लेकिन अगर वो सुपर कंडक्टिविटी खो देगा तो वो एक पैरामैग्नेटिक की तरह भी कार्य करने लगता है। तो अगर मैं टेम्परेचर पूछ रहा हूँ, थ्योरेटिकली तो मैंने इसमें बात कर दी, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, किसके लिए, लेड के लिए, जिसके पहले ये लेड सुपर कंडक्टिविटी देता है, मतलब इसमें करंट सबसे मैक्सिमम फ्लो होगा। ठीक है, और इसके पश्चात ये पैरामैग्नेटिक की तरह काम करेगा, कोई कंडक्शन नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए 7.2 यहाँ पे दिया गया है। वैसे सबके लिए अलग अलग होती है, लेड हो अलग होता है, ठीक है, हमारा कोई और मटेरियल एल्यूमिनियम हो तो अलग होगा, सिल्वर होगा तो अलग होगा। तो खैर आप लोग तो इसको याद कर लो, ये तो लर्न करने वाला क्वेश्चन है, ये आपको याद करना है। दैट मीन्स 7.2। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ डीजल पावर स्टेशन। देखिए हमारे पास डीजल होता है, थर्मल होता है, हाइड्रो होता है और न्यूक्लियर होता है। ठीक है, आपको पता है थर्मल पावर प्लांट सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, फिर हाइड्रो होता है, न्यूक्लियर भी होता है, डीजल भी यूज करते हैं। तो इसमें पूछा है डीजल की इफिशियंसी क्या होगी, तो सबसे ज़्यादा यूज कौन सा कर रहे हैं, थर्मल, फिर हाइड्रो, फिर डीजल और उसके बाद न्यूक्लियर। तो डीजल की इफिशियंसी लगभग होती है 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में। सबसे ज़्यादा 85 to 90 हो गया आपका थर्मल, फिर हाइड्रो के लिए हो गया लगभग 53 to 56, और अगर आपसे पूछे डीजल के लिए तो लगभग ये आपका 35 से 42 हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं अगर क्रम की बात करें। और न्यूक्लियर की बात करें तो 22 से 27 लगभग, वैसे तो 5 से 12 के बीच होता है, 22 से 15, लेकिन डिपेंड ऑन द ऑप्शन। तो इसमें आपसे डीजल के अलावा पूछ सकते थे न्यूक्लियर का भी, तो सबसे कम हम लगाते। तो अगर ये क्रम पूछ रहे हैं तो हम इस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर डीजल ही अकेला पूछा तो आपको पता है डीजल तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा 35 से 42। तो लगभग डीजल भी होता है 28 से 40 के आसपास समथिंग। तो हम लोग खैर यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 35 से 42 हम लोग यहाँ पे आंसर लगा देंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। व्हाट इज द फेज डिफरेंस ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर अरेंजमेंट। तो कॉमन एमीटर की बात कर दी है। कॉमन एमीटर किस प्रकार का होगा, इस तरीके से। कॉमन एमीटर में इनपुट जो होता है वो बेस होगा और जो कलेक्टर जो होता है वो आपका आउटपुट है, इनपुट आउटपुट। तो बेस और कलेक्टर के बीच में फेज डिफरेंस इसमें पूछ लिया गया। तो भैया नॉर्मल सी बात है, अगर BC और BB इसके बीच पूछ लिया तो इसके बीच का जो फेस होता है वो बनता है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 180 डिग्री देगा और ये रिटर्न भी बात करेंगे तो 180 डिग्री होगा। इस प्रकार से 360 का ये बना देता। और कलेक्टर टू एमीटर अगर अकेला पूछता है तो ये आपका 0 डिग्री पे शो करेगा। 180 डिग्री कैसे, क्योंकि बेस पे हम जो भी यहाँ पे देते हैं इनपुट, आउटपुट यहाँ पे हमें बिल्कुल अपोजिट प्राप्त होता है और बड़ा प्राप्त होता है, यानी कि इन्वर्ट वैल्यू देता है। अगर यहाँ पे 0 देंगे तो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, डिजिटल में हम लोग पढ़ते हैं। और अगर बेस में 1 देंगे तो यहाँ पर आपको कलेक्टर पर 0 मिलेगा। ये सब हम डिजिटल में बहुत अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे आंसर कौन सा कलेक्ट हो जाएगा, आंसर 180 फेस यहाँ पे होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द यूज्ड एज अ प्राइम मूवर इन गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइन में प्राइम मूवर की तरह कौन काम करता है, तो भैया नाम ही है इसका, गैस टरबाइन प्लांट में कौन करेगा, तो भैया गैस ही टरबाइन होगा। तो गैस टरबाइन है, देख के ही समझ में आ रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ अल्टरनेटर इन स्टीम पावर प्लांट। तो अल्टरनेटर का क्या काम रहता है, तो देखिए अल्टरनेटर क्या होता है, एक प्रकार का जनरेटिंग एक्शन ही देता है। और जनरेटिंग एक्शन देता है यानी कि हम लोग किसी भी जनरेटर को घुमाते हैं मैकेनिकल एनर्जी देंगे, और जैसे मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि करंट वगैरह हमें प्राप्त हो जाएगी। यानी कि अल्टरनेटर का काम क्या रहता है, किसी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस। इंडक्शन हीटिंग का क्या मतलब हुआ, देखिए इंडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो EMF T होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अनुसार एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होता है जिसको वो करंट के फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस नहीं हो पाती।
हीट प्रोड्यूस अंदर इंटरनल भाग में करता है, जबकि ऊपरी हीट हमें पता नहीं चल पाती। तो ये किसके कारण होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल के अनुसार इंडक्शन हीटिंग काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ये फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत कहलाता है और इसमें ईएमएफ जनरेट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं E बराबर d∅dt। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन इन नोडल एनालिसिस ऑफ अ लीनियर सर्किट हैविंग अ 4 नोड? अगर 4 नोड है तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं केसीएल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केसीएल इक्वेशन। और कोशियल इक्वेशन या फिर नोडल इक्वेशन, इसका फॉर्मूला होता है n-1। क्या होता है? n-1। नोड अगर 4 है, 4 - 1 कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हो गया 5। अगर इसमें बोलता है नंबर ऑफ मैश इक्वेशन, तो मैश इक्वेशन पूछ लेते और नंबर ऑफ लूप दे देते तो केवीएल इक्वेशन हम लोग निकाल सकते थे। केवीएल इक्वेशन होता है, ये बराबर होता है आपके मैश इक्वेशन के बराबर, जो कि नंबर ऑफ लूप पे निर्भर करता है, एल पे अकेला निर्भर करता है। खैर, इन दोनों से क्वेश्चन बनते ही हैं। ग्राफ थ्योरी का ये पार्ट है जो कि हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन 3 यानी कि ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द टोटल एनोड करंट ऑफ द एससीआर इन द इक्विवेलेंट सर्किट फ्रॉम द 2 ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ एससीआर? तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टोटल एनोड करंट की, तो अगर हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो कि एससीआर का निर्माण करते हैं, तो इसमें टोटल करंट किस पे निर्भर करेगी? तो देखिए दोस्तों, आपको एक बहुत अच्छे से बात मालूम है कि पीएन जो ट्रांजिस्टर होता है वो कुछ इस प्रकार का होगा, वो हमारा इस प्रकार का होगा। ये आपको पता है पी होता है। ठीक है, इसमें ये वाला जो पार्ट है अगले वाले के बेस से कनेक्ट होता है। ठीक है, और ये इससे कनेक्ट होगा, तो ये आपका कलेक्टर हो जाएगा और नीचे आपका एमीटर हो जाएगा, यहाँ पे गेट हो जाएगा। यानी कि ये आपका एनोड हो गया, MT1 बोल सकते हैं, ये कैथोड हो गया, ये आपके पास गेट हो गया। तो अगर इसका हम एक टोटल अरेंजमेंट बना दें तो टोटल करंट आपसे पूछा गया है। टोटल करंट क्या होगा? दोनों कलेक्टर का सम होगा, यानी कि सम हो भैया, यही तो ये एसी से तो जाएगा, यही इसमें बेस में चला गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, तो कलेक्टर करंट दोनों के कलेक्टर के योग के बराबर होगा। तो हम लोग लिख देंगे सम ऑफ द बोथ द कलेक्टर करंट, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 74 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग बने रहिएगा, एक ही कॉन्सेप्ट को समझते रहिएगा। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।